आज के अपने तीसरे मेहमान को भी वेलकम करूंगा, जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट के साथ काम किया। आजकल पाकिस्तान में एक निजी इदारे के साथ हेड ऑफ एचआर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं जनाब सलमान नूर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर, आपको भी वेलकम करूंगा। आप भी अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सलमान नूर शेख साहब, आपको भी मैं वेलकम करूंगा। बड़ी खवातीन की बातें आपने सुनी, इंटरेस्टिंग बातें हैं, खास करके स्पेशली उन्होंने बरी जुमा करार दे दिया। एचआर को डिपार्टमेंट जो है ना, जो रिक्वायरमेंट रेज करता है उसके हिसाब से वो बंदा देते हैं। अगर उनको कोई टेक्निकल बंदा चाहिए तो यकीनन वो फ्रेशर तो नहीं होगा। जो ग्रेजुएट्स होते हैं, खास करके स्पेशली जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं, तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके वेल नोन नेम्स हैं, जिनकी यकीनन फीसें ज़्यादा पे की हुई हैं उन्हें स्टूडेंट्स ने, उन्हीं को लोग हायर कर रहे होते हैं। तो ये वेल बीइंग और सारी बातें तो फिर पीछे चलेगी। जो मेरे जैसा पीले स्कूल का पढ़ा हुआ या ऐसे लोग होंगे जो छोटी यूनिवर्सिटी से, जिनका नाम मार्केट में उतना नहीं है, वहां से डिग्री लेके आएंगे तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज फिर खत्म हो जाएंगी? नहीं, इस ज़मन में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसा भी नहीं है कि फ्रेश ग्रेजुएट को बिल्कुल ही चांस नहीं मिलता। वो फ्रेश ग्रेजुएट जिन्होंने कहीं इंटर्नशिप की हुई हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने, ऑब्वियसली उनको चांस मिलता है। इंटर्नशिप होती है जो फ्रेश ग्रेजुएट के लिए आगे जाके उसकी जॉब हासिल करने का जो है वो जरिया बनती है। मैक्सिमम एचओडीज की तरफ से हमारे को ये रिक्वायरमेंट आती है कि फॉर एग्जांपल अव्वल तो रिक्वायरमेंट ये आती है कि एक्सपीरियंस बनना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस नहीं, तो उसी हिसाब से मांग रहे होंगे ना। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी जेडीज जो है, जिस डिपार्टमेंट के लिए वो आ रहा है, तो वहां पर ऑलरेडी उसने करना क्या है। और इन केस अगर फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस बंदा नहीं भी मिलता तो फ्रेश में भी उनको यही रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट उसने कहीं इंटर्नशिप की भी हो। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट्स ऑफिसर चाहिए तो अकाउंट्स ऑफिसर में उसने कहीं साल 6 महीने इंटर्नशिप की हुई हो, तो इंटर्नशिप की बेस पे उसकी ज्वाइनिंग और उसके इंटरव्यू सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो इंटर्नशिप जो है काफ़ी रोल प्ले करती है फ्रेशर के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी से कोई फ्रेशर बाहर निकल रहा है तो वो कोशिश करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके पहले जॉब सर्च नहीं करे, पहले इंटर्नशिप करे, क्योंकि इंटर्नशिप करेगा तो इंटर्नशिप से फिर उसके रास्ते आगे बढ़ेंगे। ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपके पास, आप दुनिया को देखते हैं, जो बात की गई कि प्रॉफिट के ऊपर एम्प्लॉयज़ की वेलबींग जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है, कि उनको फाइनेंशियली वेलबींग की जो बात की जाती है कि उनको वो वाले बेनिफिट्स मिलेंगे जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। अब देखें, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रंप साहब की नई पॉलिसीज आ गई हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था। इसमें किसी एम्प्लॉय का तो कोई दोष नहीं है। उसने तो नहीं कहा ट्रंप साहब को कि आप जो है ना वो इस तरह के टैरिफ लगा दें जिसकी वजह से कंपनीज नुकसान में चली जाएं। खास करके स्पेशली एक्सपोर्ट के जो लोग हैं वो लोग तो यकीनन उससे जो है ना वो इम्पैक्ट आया उन कंपनीज के ऊपर। तो जो एम्प्लॉय की सोच होती है, उसका जो थिंकिंग लेवल होता है, वो यकीनन वहीं तक होता है ना कि जहां तक उसको पैसे मिल रहे हैं, या उसका जो एक स्टैंडर्ड है, सेट बियॉन्ड द बॉर्डर सोच रहा होता है, उस पूरी दुनिया को देख रहा होता है। तो यहां पर कैसे फिर कंसीडर करता है एचआर, और किस तरह से जाके सेट के साथ भी फड्डा करता है, एम्प्लॉयज के साथ भी आकर फड्डा करता है। तो वो अपनी वेलबींग के बारे में कहां उसकी चली जाती है। वो भी तो इंसान है, उसका भी एक स्टाइल है सोचने का। तो वो स्ट्रेस में वो फिर कैसा परफॉर्म करेगा? सही, असल में यहाँ जिम्मेदारी आ जाती है स्पेशली लीडरशिप के ऊपर, कि ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है। एचआर तो अपनी तरफ से प्रपोजल देगा हर तरह से कि एम्प्लॉय वेलबींग के हवाले से हर तरह से जो भी वो प्रपोजल देता है, लेकिन एट द एंड अप्रूवल तो लीडरशिप नहीं देनी है। तो यहाँ लीडरशिप ने अपना रोल प्ले करना है। पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती हैं, एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर और एक सेठिया कल्चर। सेठिया कल्चर के अंदर आपको वेलबींग नाम की बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिलती, और हमारे पाकिस्तान में 70 to 80% यही कल्चर है। यही कल्चर है ज़्यादातर। और कॉर्पोरेट कल्चर वहाँ माशाल्लाह वेलबींग नज़र आती है बाकायदा। और जहाँ तक इंटरनेशनल आपने बात की एक्सपोजर की, तो मैं बाहर काम करके आया हूँ, वहाँ तो वो लोग काम ही वेलबींग के ऊपर करते हैं एम्प्लॉयज़ की, कि हमारा एम्प्लॉय हमारे इदारे में जब काम करे तो वो इतना सेटिस्फाई रहे, उसको ये तस्वुर ही नहीं आया कि मैंने जॉब स्विच करनी है। वो इतना बेनिफिट उसको दे देते हैं, एकोमोडेशन दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट दे देते हैं, लंच फूड डिनर दे देते हैं, और एनुअल टिकट दे देते हैं। इतना बेनिफिट वो दे देते हैं कि वो कहता है मैं अपनी ज़िंदगी यहीं गुजार दूँ। ये माइंडसेट, ये चीज़ अगर हमारे पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप अगर इसको अडॉप्ट करे तो 100% हमारा जो एक टर्नओवर रेशो जो, और हर ऑर्गेनाइजेशन का कि 15-20 लोग निकल ही रहे होते हैं, अगर 15-20 लोग आ रहे हैं, तो ये एक माइंडसेट की जरूरत है, जो कि समझने की जरूरत है हमारी टॉप लीडरशिप को। अच्छा, आप इसको पर्क बेनिफिट्स को लॉयल्टी के फैक्टर के साथ भी जोड़ रहे हैं? बिल्कुल,
मतलब आप ये कह रहे हैं कि पर्क एंड बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे तो वो बंदा लॉयल्टी के फैक्टर में आ जाएगा, लॉयल्टी की वजह से नहीं छोड़ के जाए। नहीं, असल में बात ये है कि देखें, बंदा जॉब करता क्यों है? अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। Okay. और अगर उसकी अपनी सैलरी एनफ नहीं है कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो वो तो 100% वो तो फिर जॉब स्विच करेगा, जो वो उसको फील करेगा कि नहीं, मेरे बजट के हिसाब से मेरे एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे। बाहर मालिक में क्या होता है? बाहर मालिक में ये होता है कि आपको बेनिफिट इतना दे देते हैं कि आपकी जो नेट इनकम है वो ऑटोमेटिकली सेविंग की तरफ चली जाती है। Okay. यहाँ जितना भी बंदा आमदनी कमा रहा है वो सारा अपना खर्चा कर रहा है, उसको बच कुछ नहीं रहा। बाहर सेविंग नहीं हो रही। बाहर बंदा जहन क्यों बनाता है जाने के लिए कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं ये फैसिलिटीज इतनी मिल जाएंगी कि मेरे 2 पैसे बच जाएंगे, जिससे मैं पाकिस्तान में अपनी फिर सेविंग कर सकता हूं। बस सेविंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 पैसे अगर किसी के बचेंगे, ऑब्वियसली वो बंदा रहेगा, वो टिकेगा, बिल्कुल जाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं टाइम देना चाहिए। सलमान साहब, इस बात से मुझे एक बात निकली कि बॉस जो है वो जब 4 बजे 4:30 बजे अपने जो पसंदीदा सबऑर्डिनेट्स नहीं होते उनको वर्कलोड इस तरह का दे देते हैं कि वो स्टॉप हो जाए। तो कहा यह जाता है कि बॉस के लिए काम किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो ऐसे बॉस के लिए काम करना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए? देखें, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्योंकि दर्जा हरारत देखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, पॉलिटिकल मामला, एचआर में मुफाहमत का शिकार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशन देख के जो है वो बंदा डिसीजन लेता है कि दर्जा हरारत क्या चल रहा है। बात यह है कि आसमा की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से जब बात की जाए तो थोड़े दिनों पहले अभी थोड़ा हमारे एचआर में सर्वे हुआ, तो उस सर्वे में 2 तरह की जो है ना वो चीज़ें सामने आई कि वो एम्प्लॉइज़ जो हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं और वो एम्प्लॉइज़ जो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेहतरीन एम्प्लॉय वो थे जिनके 5 दिन थे। अच्छा। हाँ, जिनकी 2 दिन छुट्टी थी। और जो जिनकी 6 दिन ड्यूटी थी और 1 दिन छुट्टी थी, उनका जो है ना सर्वे में ये आया कि नहीं, ये प्रोडक्टिव नहीं थे क्योंकि इनके फैमिली इश्यूज ज़्यादा थे। किस लिए? एक संडे का दिन होता है, संडे के दिन में अगर एक दिन के अंदर जाके अपनी फैमिली में इतना टाइम बंदा नहीं दे सकता। एक दिन के अंदर उसने शॉपिंग भी करनी है, घर का सामान भी खरीदना है, इधर भी जाना उधर जाना है। दिन आपका सारे इस काम में गुजर गया, अगले दिन आप ड्यूटी पे आ गए, तो फिर आपका वीकेंड किधर गया? अब आ जाते हैं 2 दिन छुट्टी के ऊपर। सैटरडे अगर किसी का ऑफ है तो सैटरडे में उसने वही सारे काम कर लिए और संडे अपना इजी होकर गुजार लिया। फैमिली को बच्चों को टाइम दे लिया, कहीं घूमने फिरने चला गया वगैरह। क्वालिटी लाइफ उसने स्पेंड, क्वालिटी लाइफ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर मैक्सिमम, जो कि ऐसा नहीं है, हमारी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन 2 डे ऑफ नहीं देती, तो मैक्सिमम 2 डे ऑफ इनको देना। सलमान साहब, बिल्कुल प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की जानिब है। आप क्या समझते हैं कि सेठ को इस तरह की, जिस तरह से मिस अस्मा ने बड़े डिटेल में बताया, उसको सेठ मान जाता है बात को, एचआर की बात को? क्या कोई परसेंटेज होती है वेलबींग के लिए कंपनीज असाइन करती हैं कि देखें जी हमारे रेवेन्यू का 1%, 0.0005%, कुछ भी एक अमाउंट जो है ये वेलबींग पे खर्च होगी? इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं जो हमारे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? सर, पहली बात तो यह है, मैं शायद आपको बड़ी अजीब सी लगे, हमारे यहाँ सेठ का तस्वुर ये है कि जो मालिक है इदारे का वो सेठ है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सेठ हर इंसान है। अच्छा। हर बंदा सेठ है। वो कैसे? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं 1 हफ्ते पहले सदर गया घड़ी खरीदने के लिए। मैंने मार्केट में सर्च की घड़ी, मुझे एक घड़ी पसंद आई। मैंने उससे घड़ी निकलवाई, मैंने 2 सवाल किए उससे, इसका रेट कितना है और इसकी गारंटी क्या है। सेठ का भी माइंड सेट यही है। मैं अगर सेठ के पास लेके जाऊंगा कि मेरे एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग देनी है, वो छूटते ही बोलेगा क्या ट्रेनिंग बजट के अंदर आ रही है, फायदा क्यों, और मुझे गारंटी दो कि ये एम्प्लॉय रुकेगा, या कंपनी को इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा। एक तो ये चीज। अब दूसरी बात, वो शॉपकीपर उसने मेरे को घड़ी के इतने फायदे बताए कि मैं कन्विंस हो गया और मैंने वो अमाउंट दे दिया जो मेरे बजट में आ रही थी और घड़ी मैंने परचेस कर ली। इसका मतलब क्या हुआ? सेठ को कन्विंस करने की लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि बहुत से लोगों को नहीं आती। आपने सेठ को कन्विंस करने की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कि उसको ये बताना है कि देखें इस काम को करने में आपका फायदा है, इदारे का फायदा है, एम्प्लॉय का भी फायदा है। तो सेठ हमेशा फायदे की बात पे मान जाता है। तो मतलब सेठ को उसका फायदा दिखाएंगे तो वो जो है ना उसको मान के जाएगा। आप फायदा दिखाएंगे। ये चीज सलमान साहब, बिल्कुल जो है ना प्रोग्राम मेरा अपने इख्तिताम। सलमान नूर शेख साहब, अच्छा, मैं बाहर की प्रैक्टिसेस जो हम करते थे वो थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने पाकिस्तान में बहुत कम देखी है।
एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे। ओके। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे हर क्वार्टर वाइज ऑर्गेनाइजेशन में एचआर को करवाना चाहिए, जिसमें क्या होता है क्वेश्चनर की सूरत में एम्प्लॉय को एक फॉर्म दिया है और उसमें वो उनसे फीडबैक लें, उनका पूछें कि कहाँ वो उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर वो इश्यूज़ प्रेजेंट करें मैनेजमेंट को एक्सेल की सूरत में। दूसरा प्रॉपर कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय अगर चलकर आ रहा है तो उसके दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन है कि एचआर जो है वो एक कांधे का रोल अदा करता है कि एम्प्लॉय अगर जाएगा तो वो अपना कांधा सर रख के रोएगा, अगर एचआर ही अपना कांधा उठा देगा तो एम्प्लॉय कहाँ जाके रोएगा। ये चीज़ ओपन डिस्कशन, तो ओपन डिस्कशन उनको सुनने का मौका दिया जाए और उनकी काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग, हम उनको कुछ अगर इदारे की तरफ से अगर हम कुछ कर नहीं सकते एटलीस्ट हम उन्हें तसल्ली तो दे सकते हैं, सुनना भी सॉर्ट ऑफ उनके लिए सपोर्ट, और उन्हें तसल्ली देना मेन चीज़ ये है। बहुत शुक्रिया सलमान नूर शेख साहब आपका, आपके कीमती वक्त का।